हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है युक्ति आइस पर। अब हम लोग ऐसे और एडिटोरियल का टॉपिक अलग से कवर करते हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। अब नहीं होता, रीज़न है कि कुछ बच्चों का डिमांड था, सर इसको केवल अलग कर दीजिए, वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसी में हम लोग कुछ प्रयास नए किए हैं, तो इसे ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। आज टॉपिक है ऐसे एडिटोरियल में दो टॉपिक लिया गया है, जिसमें बुनियादी शिक्षा में से गायब है कृषि ज्ञान। बुनियादी जो हमारा शिक्षा है उससे गायब कर दिया गया कृषि ज्ञान। तो इससे क्या प्रभाव, इसके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, इसके क्या नए इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, कृषि जो थर्ड पार्टी है उनके द्वारा। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर देखेंगे दूसरे टॉपिक में संवैधानिक मूल्यों से युवाओं का जुड़ाव आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में एक मिला है, जो हमारे संवैधानिक मूल्य जो हमारे रहे हैं संविधान के, कैसे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, उसमें मूल्य आधारित, वैल्यू आधारित कॉन्सेप्ट जो है युवाओं में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आते हैं, देखते हैं बुनियादी शिक्षा से गायब कृषि ज्ञान क्या है। सबसे पहले यहाँ कुछ चीजें को पहले देख लीजिए, उसके बाद कुछ डिटेल बात करेंगे हम लोग। शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक पर्यावरण है। आप सभी लोग जानते हैं, हम कितना भी बड़े बड़े एसेट वाले पर्सनालिटी क्यों नहीं डेवलप कर ले, प्रकृति के बाहर वातावरण से हम नहीं रह सकते। नहीं तो कल्पना यह है कि सबसे सक्षम और सबसे व्यवस्थित जो पर्यावरण हमारे लिए सृजित किया गया प्रकृति के द्वारा, उसका ही विनाश हम कर रहे हैं। उसमें बहुत से कारक होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जल और भोजन। और यह मानव को तभी सहजता से उपलब्ध हो सकता है जब कृषि समुचित व्यवस्था में हो। तो याद रखिएगा, मानव को यह सहज स्थिति में प्राप्त करने के लिए कृषि की उत्पादकता, कृषि के लिए गुणवत्ता, कृषि को अक्षुण्ण बनाए रखना, उसको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कम रखना, उसको बंजरीकरण से कम रखते हुए ये सब चीजें प्राप्त की जा सकती है। पारंपरिक कृषि व्यवस्था अनिवार्य, इस मनुष्य के लिए जीवन में पारंपरिक कृषि व्यवस्था अनिवार्य है। क्योंकि आप देखते होंगे अभी इतना खाना दूषित आने, कृषि दूषित होने लगा है, जिसमें हम हरित क्रांति के दौर में अपने देश में या विदेशों की हम बात कर ले, तो अधिक उत्पादकता के चक्कर में फसल की गुणवत्ता को समाप्त कर दिए, जिससे धीरे धीरे हमारे शरीर में एक जहर के तौर पर काम करने लगा। वो मानव के साथ साथ पशु पक्षियों को भी प्रभावित करने लगा, पौधों को प्रभावित करने लगा, अर्थात प्रकृति को प्रभावित करने लगा। तो इसका आकलन, इसका समाधान ढूंढने का प्रयास लगातार के साथ में आपको देखने को मिलता है। इस देश में राजनीतिक अकर्मकता, भ्रष्टाचार, आधुनिक विकास के लिए तकनीकी कोण पर ही केंद्रित रहने की शासकीय महत्वाकांक्षा का उद्योग पर से दिया गया। अब कृषि इसका एग्जाम्पल कहाँ से सेट कर, हाल ही में देखे होंगे, एक अभ्यारण्य को साफ कर दिया गया। एक बोला जाए चारागाह क्षेत्र है, तो चारागाह में जानवर भी रहते थे, पशु पक्षी भी रहते थे, आप विकास के नाम पर उसको तबाह कर दिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब इसी तरीके से खेती किसानी एक ऐसी अपेक्षा अपेक्षा का प्रभाव भारतीय शिक्षा नीति पर पड़ा। फलतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में कृषि से संबंधित विषय वस्तु अदृश्य है। अ से अमरूद, आ से आम के साथ आरंभ होने वाले प्राथमिक शिक्षा कृषि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं। केवल आम से, आ से अमरूद, अ से अमरूद और आ से आम बता के वो चीजें अपनी अपनी खाना पूर्ति कर ले रहा है। कि देखिए, एक केस स्टडी एक आया था, मैं कहीं देख रहा था वीडियो, तो वहां पर एक चीजें आई थी कि हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, और विदेश के बच्चों को, भारतीय बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, और विदेश के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। तो वहां पर विदेश के बच्चों को केस स्टडी सिखाया जाता है। केस स्टडी सिखाया जाता है कि मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, तो उसका किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या लेकर आ रहा है, परिणाम क्या हो रहा है, तो उससे बच्चे वैल्यू एडिशन कर पाते हैं अपने ज्ञान में। पर हमारे यहाँ क्या है, एक इतिहास का कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, हम रटे रटाए चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसका फीडबैक हमारे जीवन काल में कितना मिलेगा ये जरूरी। हाँ, मानता हूँ कि सीखना जरूरी है, हमारे इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारे जो चीज़ें वो होनी चाहिए। पर केस स्टडी हमारे शिक्षण संस्थानों में कहीं ना कहीं अभी भी शामिल नहीं है, जिसमें हम वैल्यूबल बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
बहुत से बच्चों को मूवी दिखाई जाती है, किस प्रकार की मूवी, जिससे हम नैतिकता का बढ़ावा दे सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने आचरणों में कैसे उदार हो सकते हैं, बड़े से छोटे से कैसे बिहेव कर सकते हैं, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती है, केस स्टडी समझाई जाती है उन विदेशी बच्चों को। तो वहाँ पर शिक्षण संस्थानों को ऐसे क्रिएट किया जाता है, तभी उनके बच्चे आने वाले समय में राज्य के बेहतर एसेट बन पाते हैं। पर हमारे देश में क्या होता है कि हम केवल बच्चों को नौकरी पेशा के उद्देश्य से, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसके माँ बाप उसके कलीग कराता है, बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, राम नाम रोशन करेगा, ये हमारा बेटा हमारा बेटी फलना फलना काम करेगा, आप सुनते होंगे। पर उसे कभी यह नहीं बोला जाता ये अपने मन की बात करेगा, अपने मन के बातों से काम करेगा, उसको जो इच्छा होगा वो करेगा, ये कभी नहीं बोला जाता, क्योंकि माइंड सेट ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर सफल नहीं होता है अपने जीवन में, तो उसको बेकार समझ लिया जाता है। जैसे अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका 2-4 साल लेट हो गया, तो आपको पूरे आपके व्यक्तित्व पर, आपके कौशल पर, आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। ये अमूमन हमारे साथ भी घटता है, सभी के साथ घटता है, खासकर बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में, जहां पर नौकरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शादी विवाह में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर लड़का नौकरी वाला है तो, और कैसे भी हो उसका आचरण कैसा भी हो, वो उसके साथ उसको अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। पर वहीं जब लड़की शादीशुदा है तो, सॉरी, लड़की जब नौकरी पेशा है तो उसको उस प्रकार के अवसर अच्छे मिल जाते हैं जहाँ पर नौकरी पेशा लड़के होते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हम अपने वैल्यू को है ना अपने बुनियादी ढांचों में नहीं डाल पा रहे हैं, हम केवल रियल रियल चीज़ पर, हम देखे दिखावटी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पर समझिएगा, कृषि में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षा से ही हमें बढ़ावा देना। हम कृषि को सोचते हैं कि ये कोई बच्चा जब किसान बन जाएगा, किसानी सीखते सीखते अपने माँ बाप से सिखाने किसानी सीखते सीखते 21-22 साल 25 साल के बाद वो किसान, एक उम्दा किसान हो जाएगा। ये बहुत ही कम चांसेज है, क्योंकि उनको कौशल विकास नहीं उनके पास है कि कृषि में हम छोटे से जमीन के टुकड़े से कितना अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बुनियादी हमारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कमजोर है। तो इस तरीके से मनुष्य जीवन में दुर्भाग्य है कि उद्योगों का जो कार्यालय है, इस प्रगति संबंधी जीवन विभिन्न परिणामों में प्रभाव आपको छोड़ने को देखने को मिल जाता है, जिसके कारण जनजीवन असुरक्षित हो जाता है, प्रभावित है। तो यहाँ पर हमेशा आप देखते होंगे किसान हमेशा दयनीय स्थिति में होगा। किसान जब भी आप ये विजुअल कीजिएगा दयनीय स्थिति में दिखेगा, क्योंकि किसान की किसानी से लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम किसानों की दुगनी आय करने की बात करते हैं, पर कितनी दुगनी आय यह भी नहीं बताता। क्यों दुगनी होगी? मेरा यह कहना है कि दुगनी क्यों होगी, 5 गुनी क्यों नहीं हो सकती, 10 गुनी क्यों नहीं हो सकती है? उसका जो प्रॉफिट लाभ है, उसका प्रॉफिट जो उसके कुल उत्पादन का, वो 50 गुना क्यों नहीं हो सकता है? उसके लिए हम विकल्प तलाश कर पा रहे हैं? खुद किसान इसके विकल्प तलाश नहीं कर पा रहे, सरकार संस्थाएं कार्य नहीं कर पा रही। केवल 2 गुना कर देने से, मान लीजिए किसी किसान का साल का बचत 85,000 है, मान के चलिए ये इतना होता है, ये अप्रोक्स इतना होता है। पर इसका 2 गुना हम कर देते तो 1 लाख होगा। तो क्या 1 लाख साल में उसके लिए उचित होगा, उपयुक्त होगा? यही कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अगर 5 लाख ही हो रहा है, 5 लाख हो रहा है बड़े किसानों को, तो 10 लाख होगा, तो 10 लाख क्या उपयुक्त होगा? ये भी चीजें सोचने और समझने की बात है। तो आपको अपनी क्षमताओं का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए व्यापारिक उद्योग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और इनका नियंत्रण करने के बजाय सरकार मिलावटी अनाजों कि खासकर अस्थायी रूप से बीमार हो रहने वाले लोगों के इलाज करने के लिए जो निजी अस्पताल खोलने को प्रोत्साहित करे, साथ ही साथ कृषि शिक्षा के वंचित रह रहे हैं उन्हें मिलावटी अनाज पर इलाज करने के लिए। जैसे अनाज बेहतर होगा तो ही तो बीज फसल अब बेहतर होगी। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। हम विरोधाभास नहीं, मानव विरोधी नहीं हो सकता। मानव क्या कर सकता है? मानव सहयोगी हो सकता है, संस्थाओं को सहयोगी बनाने की आवश्यकता है। तो इसलिए बुनियादी शिक्षा में आपको जो कृषि ज्ञान है उसको क्या करना, सृजित करने की जरूरत है। साथ ही साथ हम उसको और भी बेहतर विकल्प दे सकते हैं। विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थानों को हम पुनः गठन कर सकते हैं। हम कृषि कौशल को बेहतर बनाने के लिए और भी सृजनात्मक नियम कानून बना सकते हैं। ये सब चीजें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी में, इसका योगदान 16% है। न्यू अपडेट डाटा के साथ वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई। ये सब डाटा अपडेट है।
फरवरी 2025 का, तो इसे याद रखिएगा। अब भारत सरकार कृषि बजट आवंटन उल्लेखनीय वृद्धि हुई है 2008-9 में 11,915 करोड़ रुपया था, उनसे बढ़कर 2024-25 में यह 1,22,528.77 करोड़ रुपया हो गया। इस क्षेत्र में उस प्रति व्यक्ति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खाद्य उत्पादन जो दो पहले 4-5 में 204.6 मिलियन टन था, अभी बढ़कर कितना हो गया है वित्त वर्ष 23-24 तक 332.3 मिलियन टन। इसे याद रखिएगा। इसके उत्पादकता में वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए संसाधनों के किसानों बेहतरी आय में सुनिश्चित हुआ, और भी इसे बढ़ाया जा सकता है आय के आधार पर। अब गिरते योगदान, हम आंकड़े तो देख रहे हैं, फिर भी कृषि उत्पादकता गिर रही है, कृषि में समस्याएं किसानों को हो रही है। उसके कारण क्या है? तो औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र में विस्तार, जीडीपी में हिस्सेदारी सेवा में आपको विनिर्माण क्षेत्रों में स्थानांतरित हो रही है। कम उत्पादकता के कारण माने जाते हैं बिखरी जोत और भूमि अधिग्रहण का एक मामला है, यह भी एक समस्या है गिरते हुए योगदान का। फिर जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा है। अनिश्चित मौसम भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जब फसल रोपा जाता है उस समय बारिश नहीं होगी, जब फसल कटने का समय होता है उसमें बारिश हो जाती है, तो यह भी एक समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या किसानों का है। कृषि मूल्य निर्धारण और बाजार प्रणाली में समस्या है। आपको एमएसपी सीमित फसलों पर लागू किया गया, मंडी व्यवस्था कई राज्यों में कमजोर है। ये सब फैक्ट याद रखना है गिरते हुए योगदान का कारण। फिर प्रौद्योगिकी और नवाचार का पिछड़ापन है। हमारा जो कृषि है पद्धति है, कृषि आधुनिक कृषि उपकरण और डिजिटल समाधानों को सुनिश्चित नहीं कर पाता। हम जैसे कृषि उत्पाद में इरिगेशन की बात करते हैं, इजराइल मॉडल की बात करते हैं। इजराइल छोटा सा देश है पर वो कितना बेहतर कृषि उत्पादन करता है, थोड़ा सा केस स्टडी करने की जरूरत है। हालांकि किसान भारतीय किसानों में ये सब भी अपडेट हो रहे हैं, पर व्यापक स्तर पर छोटे किसानों तक, छोटे गांवों तक नहीं पहुंच पाया, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यही एक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें कई विकल्पों की तलाश करनी होगी। जैसे सटीक कृषि हम बात करते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इनहांस प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो नई कृषि उत्पादक तकनीकों को सृजित कर सकते हैं। उसके लिए सटीक कृषि हम बात करते हैं, जीपीएस, जीआईएस और सेंसर आधारित तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप इजराइल में करता है, सऊदी अरब में करता है, जहां पर क्षेत्र वैसा नहीं है कृषि उत्पादन पर, क्षेत्र बना दिया गया है। इसे याद रखें। इनपुट बीज और उर्वरक पानी सटीक उपयोग की बात हम सिखा सकते हैं उनको। लागत लाभ होगा, लागत में कमी होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। और देखिए इस बार आपको 17वीं बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, याद रखिएगा। ड्रोन टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 90 डे प्रोग्राम में और 15 डे प्रोग्राम में, तो आपको मैं दोनों जगह बताया था ड्रोन तकनीक को इस बार करके जाइएगा अच्छे से, क्योंकि ड्रोन दीदी कॉन्सेप्ट को व्यापक तरीके से सरकार ने प्रचार किया था। तो ड्रोन का उपयोग हम हर क्षेत्र में देख सकते थे, स्वास्थ्य में, कृषि में, सेवा आपूर्ति में, ये सब चीज़ें याद रखें। इसलिए ड्रोन तकनीक के बारे में आप लोग पहले ही मैंने गेस किया था। ऐसे ही याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, जहां पर ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंगिंग प्रणाली, ये सब आपको देखने को मिलता है। सेंसर आधारित सिंचाई देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें याद कर सकते हैं। जैविक और माइक्रोबियल तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोलाइज फंगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का प्रयोग कर हम कृषि उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। लाभ इससे क्या होगा? मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और रसायनों में निर्भरता की कमी होगी। तो हम इस प्रकार के जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। जीन संपादन और उच्च गुणवत्ता वाले बीज को क्रिएट और भी बेहतर कर सकते हैं, जैसे क्रिप्सर की बात करते हैं। तकनीक से अधिक रोगी प्रतिरोधी हम जलवायु सहनशीलता के बना सकते हैं। हाई एल्डिंग वेराइटीज HY भी याद रखिएगा। जीएम फसलों, जेनेटिकल मॉडिफाई फसलों का अनुसंधान जारी है, उसको हम और भी नैतिक रूप से उपयोग करके इसका प्रयोग कर सकते हैं उन फसलों में जहां पर मानव पर ज्यादा स्वास्थ्य प्रभाव नहीं पड़ता, जानवरों पर स्वास्थ्य प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर प्रयोग फला कर सकते हैं। अधिक उत्पादन होगा, कम जोखिम होगा, ये सब चीजें याद रखिए। लाभ इससे होगा। कृषि यांत्रिकरण मशीनाइजेशन कर सकते हैं, मशीनाइजेशन जिसमें हार्वेस्टिंग, सीडिंग, सीडर, रोटावेटर, पावर टिलर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं। लाभ, श्रम की बचत होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ये सब फैक्ट याद रखना है। इतना किया जा सकता है गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अब है दूसरे टॉपिक पर आते हैं, संवैधानिक मूल्यों में युवाओं का जुड़ाव। देखिए ध्यान रखिएगा, ये लगातार चर्चा का विषय क्यों है। आपको जब मैं 70 के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्लास में 90 डेज में
या 15 डे के प्रोग्राम में नैतिक मूल्यों पर बात किया था। वहां पर बातें की थी संस्थाओं को नैतिक रूप से अपने जवाबदेही तय करने होगी, संसदीय व्यवस्था में आचरण व्यवस्था स्थापित करना होगा, संस्थाओं को अपने नैतिक दायित्व से गुजरना होगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, याद होगा अगर आप लोगों को, कि वोट देने के लिए मौलिक अधिकार में शामिल करने की बात और मौलिक कर्तव्य में शामिल करने की बात मैंने कहा था। क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे नैतिक वैल्यूबल जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने संरचनाओं, अपने जो व्यवस्थाएं हमने बना रखा है, इकोसिस्टम बना रखा है, वहां पर वैल्यूबल कंटेंट को डालना बहुत जरूरी हो गया है। जहां पर लोकतंत्र केवल मत पत्र ही से ही नहीं बल्कि संवैधानिक चेतना से प्रस्फुटित होनी चाहिए, उस पर उसका आचरण व्यवहार होना चाहिए। अर्थात संवैधानिक चेतना कैसा हमारा संविधान निर्माण के लिए किस भावना, किस संविधानवाद का कॉन्सेप्ट वो लेकर चल रहा है। अब इसे सोच के मूर्त रूप के लिए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक अर्थात पीजी के छात्रों के लिए संविधान को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया। देखिए कितना बेहतर विकल्प एमपी लेकर आया है, जहाँ हमारा संविधान है उसको अनिवार्य विषय बना दिया, रूप में लागू करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में इस पर निर्णय लेते हुए पीजी छात्रों के संविधान का एक क्रेडिट स्कोर आधारित आपको अनिवार्य पाठ्यक्रम शामिल किया, ताकि संवैधानिक बहस जैसे प्रायोगिक शिक्षण माध्यमों से छात्रों शामिल जो होंगे छात्र और लोकतांत्रिक चेतना, संवैधानिक समझ का विकास किया जा सके। मध्य प्रदेश यह प्रयास न केवल राज्य स्तर पर अनुभव मॉडल प्रस्तुत करेगा बल्कि हम क्या कर पाएंगे, नागरिक अधिकार और कर्तव्यों और संवैधानिक संस्थाओं के साथ तालमेल नागरिकों को कर पाएंगे। यह बहुत विकल्प बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे, मैं एक एग्जांपल केस स्टडी देता हूं, आप लोग जिसे देखिएगा। हम यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए या एक्स पर जाइए जो पहले ट्विटर हुआ करता था, या फेसबुक पर जाइए, देखिएगा कंटेंट कैसे भरे पड़े हैं। संवैधानिक मूल्यों की कमी देखने को मिल रही है, नैतिक मूल्यों की कमी देखने को, व्यूअरशिप के लिए नंगे हो जा रहे हैं लोग। सोच लीजिए, मैं इस स्ट्रीम लेवल पर बातें करूँ, नंगे हो जा रहे हैं। बहू बेटियां अपने 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 जो आचरण होना चाहिए वो समाप्त कर दे, लड़के अपने मर्यादा को लांग दे रहे हैं। तो ये सब चीजें याद रखिए। गाली गलौज किस प्रकार के कंसेप्ट आपको दिए जा रहे हैं, और ये केवल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि व्यूअरशिप मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, इसके आधार पर। पैसा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक जीवन का, पर इतना भी नहीं है कि आपके करेक्टर को सवालिया निशान कर दे। इस तरीके से ब्लॉग बनाए जाते हैं कि आप देखेंगे आपसी झगड़े, पारिवारिक झगड़े को दिखाए जाते हैं। इतना झगड़ा दिखाया जाता है, दूसरा देखता है, दूसरा उससे प्रभावित होकर अपने पारिवारिक जीवन में कलह करना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज नैतिक दायित्व के प्रश्न दायरे में आता है। केवल संविधान और संविधान के पक्ष, संविधान के जो आर्टिकल है वो आपको ना कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सकते। जब तक व्यक्ति अपने आचरण व्यवहार और अपने कर्तव्यों के साथ जुड़कर काम नहीं करना चाहेगा, तब तक वो बेहतर समाज का निर्माण नहीं करेगा। वही फुहड़ समाज का निर्माण करेगा जहां पर हम केवल विलासिता की चीजें देखना पसंद करें, भोग विलास, हम काम वासना की चीजें देखना का पसंद करेंगे। ये सब चीजें याद रखिएगा। केस स्टडी आप समझिए, अभी देखिए, अभी हाल में हमला हुआ है कश्मीर में, छोटे छोटे लोग जिनको इस विषय पर विशेषज्ञता भी हासिल नहीं है, अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं। अब इस प्रकार की चीजें मैं बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा उनके व्यूअरशिप को। अब नेहा रेठर जी है, नेहा नाम की कोई है ना, जो फोक बोलती है कि हम काबा, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट वो देकर सरकार से प्रश्न जरूर कीजिए, एकदम करनी चाहिए सरकार से प्रश्न, अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न करनी चाहिए, पर उसमें दोहराव नहीं होनी चाहिए। एक ही नीति को लेकर बंगाल पर प्रश्न उठाइए, आप उठाइए तो सही, उसके बाद या तो आप कश्मीर पर जब प्रश्न कर रहे हैं तो समय परिस्थिति देख कर प्रश्न उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके घर में 4 रिश्तेदार आएंगे और आपके पिता से, आपके भाई से किसी विषय को लेकर अनबन रहेगी, तो क्या आपके घर में आए हुए मेहमान के सामने उनको प्रश्नगत करिएगा? आपका क्या दायित्व बनता है कि जो भी आपकी पारिवारिक समस्या है उसका समाधान एकांत में किया जाता है, अपने अपने बीचों में किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में अभी आग लगा हुआ है उसमें आप प्रश्न कर रहे हैं, अभी आचरण कुछ और करना चाहिए, कुछ और कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए जिसके आधार पर आप पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगे। पर बातें चीजें आपकी समझ से बाहर है। यह संवैधानिक मूल्यों पर ही केवल समाज क्रिएट कर सकता है। आप ध्यान रखिएगा,
यह जो निर्णय लिया गया समाज के उस मौलिक प्रश्न का उत्तर देता है, क्यों हर शिक्षित नागरिक को अपने संविधान की मूल भावना और मानवाधिकार की मर्यादा का भान होना चाहिए। यह इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम देश के लिए एक संविधान बनाया गया, उस संविधान से संस्थाएं संचालित होती है, व्यक्ति के अधिकार संचालित होते हैं, व्यक्ति के कर्तव्य संचालित होते, इसलिए नहीं इसको भान होना चाहिए, या इसलिए इसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसे नहीं जाना, इसलिए जाना चाहिए कि आपके कार्य और दायित्व में कितने संवैधानिक पक्ष छिपे हुए हैं, कितने संविधानवाद के पक्ष छिपे हुए, ये आपको एहसास होना चाहिए। वहीं पर संविधान कोई निर्जीव पुस्तक नहीं है, निर्जीव पुस्तक नहीं है, अपितु राष्ट्र की आत्मा जीवन प्रकाश है। यह आपको आपको एक वस्तु से लेकर सजीव ऐसे निर्माण करने तक कल्पना करता है। संविधान पुस्तक है, जो संविधान है, संविधानवाद तक ला आपका अगला 25 साल कैसा होगा, 50 साल कैसा होगा, आपका 100 साल कैसा होगा, आपके इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो उसमें आप एक व्यक्ति के तौर पर आपकी भूमिका क्या हो सकती है, कर्तव्य के साथ और उसके जवाबदेही उत्तरदायित्व के साथ क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें याद रखिएगा। अब है इसके अनुच्छेदों में स्वतंत्रता की चेतना, समानता का स्वप्न, बंधुत्व की भावना और न्याय का वर्त ध्वनित होता है। ये सब चीजें याद रखिएगा कि अनुच्छेद में जो स्वतंत्रता की चेतना, जो मैंने अभी बात क्यों किया स्वतंत्रता की, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, किसी प्रकार का वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी सीमा में जाकर बात कर देने का, पर इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि उससे आपके राज्य के संवैधानिक प्रश्न जो समाधान के तंत्र ढूंढे जाने चाहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। वैसे ही नहीं होने चाहिए जहां पर फूहड़ प्रश्नगत आपको किया जाना चाहिए। आपको आपके विचारों में दोहरी राजनीति होनी चाहिए। आप किसी एक का विरोध करते, आप दूसरे का विरोध। अभी बोला जाता है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, बिल्कुल गोदी मीडिया कब नहीं रहा है सरकार का मीडिया, और किस देश में नहीं रहा है, हमको ये समझा दे लोग। बाद में बोलते हैं लोग गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, आप सुनते होंगे। यह इसलिए बोल देते हैं ना कि उनको वाक व्यक्ति स्वतंत्रता में व्यक्ति की आज़ादी असीमित हो गई है। अब उसी सरकार का विरोध करें जो आप पर कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपको असीमित रूप से बोलने का अधिकार दे दिया। अगर मान लीजिए इस प्रकार से डिक्टेटरशिप रहता तो गोदी मीडिया और मोदी का विरोध करते तो आपको पकड़ पकड़ के रख देता लोग। पर यह चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इतनी स्वतंत्रता दे देने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि समय परिस्थिति का भान आपको ना रहे। ये सब चीजें, मैं सभी व्यक्तियों की बात करो, हम और आप उसमें शामिल है, इसलिए हमारे संविधान क्या भावना रखती है ये आपको जानने की आवश्यकता है। संवैधानिक सिद्धांत हमारे किस रूप से हमको प्रभावित करते हैं, अधिकारों का समुचित बोध हमें क्या होना चाहिए, किस प्रकार से मौलिक कर्तव्य उसके साथ जुड़े हुए। मैं हमेशा मौलिक कर्तव्य की बात करता हूँ रूसी मॉडल का, भारतीय मॉडल का मैं कभी परोकार नहीं रहा हूं, क्योंकि यह केवल है ना आपको है ना निष्क्रिय व्यक्ति बना देता है। हमारा मौलिक कर्तव्य हमें निष्क्रिय बना देता है, हम हमारी इच्छा पर डिपेंड कर देता है। पर रूस का मॉडल हमारे मौलिक कर्तव्य को अधिकारों के साथ जोड़ता है। यह आपका अधिकार है के संदर्भ में, जितना आपका मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट पार्ट है, उतना ही मौलिक कर्तव्य भी है। जैसा डिमांड आप मौलिक अधिकार के लिए कर रहे हो ना, वैसे भी आपको आचरण मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में करने की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम मॉडल के तौर पर प्रासंगिकता तय करेंगे, संवैधानिक मूल्यों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ये सब चीजों को याद है। कर्तव्यनिष्ठ संरचना हम कैसे कर सकते हैं, इकोसिस्टम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में ये चीज मैं आपको पिछले साल ही बात कर रहा था। आप लोगों को याद होगा, जो पहले डीएनए मेरा कर रहे हैं बच्चे, उन सबको याद होगा कि मैं लगातार शुरू से लगभग जितने दिनों से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उस समय से ही मौलिक कर्तव्य को रूसी मॉडल पर आधारित बातों की जहां पर करने की बात करता, जहां पर संवैधानिक मूल्यों को समझने के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। केवल हमारे 10-11 मौलिक कर्तव्य हमारे पूरे संविधान के प्रति कर्तव्य को सृजित नहीं कर सकता। उसके लिए हमें अपने शिक्षण संस्थानों में, अपने घर के आचरणों में इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप उसके बाद कुछ भी करो, कोई इशू नहीं है। यह एक प्रश्न आपके साथ उभर के, क्या केवल पढ़ने भर से संवैधानिक आदर्श व्यवहार को उत्तर जाएंगे, अर्थात लोग व्यवहार में उतार लेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न निश्चित रूप से नहीं। शिक्षा उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, अपितु आचरण में परिवर्तन लाता है। आप बार बार एक चीज को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, वो आपके आचरण में शामिल हो जाता है। तो यही समझिएगा आप। 2 केस स्टडी समझिएगा। यहाँ पर 2 बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे को उस व्यक्ति के साथ छोड़ दीजिए
जिसका आचरण व्यवहार क्रूर हो, समाज के प्रति नेगेटिव रूप से देखता हो। और एक बच्चे को एक ऐसे आदमी के पास छोड़ दो जहां सरकार जो उस व्यक्ति में पॉजिटिविटी हो, वो नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ा हो। तो दोनों बच्चे एक समय में जन्म लेते हैं, एक समय इम्ब्रिंग होंगे, जब बढ़ेंगे तो दोनों जब 20 साल के बाद उसका आकलन करोगे ना, तो ये जो दूसरा व्यक्ति का बच्चा है, दूसरे व्यक्ति का जो बच्चा था, वो हमेशा नैतिक मूल्यों, सरकार के प्रति जवाबदेह, व्यक्ति के प्रति जवाबदेह, समाज के प्रति जवाबदेह की प्रवृत्ति में के आदर्श मूल्यों के साथ आपको दिखेगा। दूसरा वही चोरी डकैती षड्यंत्र करता हुआ व्यक्ति के तौर पर दिखेगा। तो व्यक्ति है ना, जब लगातार एक बच्चे को जन्म के साथ जब उसको वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसके आधार पर हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं, व्यक्ति विशेष का निर्माण करना चाहते हैं ना, तो ऑटोमेटिक कुछ कालक्रम करने के बाद ये चीजें होने लगती है। तो इसलिए यह केवल कहना मात्र नहीं किया, इसका हमको अल्पकालिक परिणाम मिल जाएगा, यह दीर्घकालिक परिणाम होगा। इसको केस स्टडी के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर बात करें, हम केवल शिक्षा को रोजगार परक तक ही सीमित न रखें, यह नैतिकता निर्माण के लिए भी होना चाहिए। जो शिक्षा हमारा है नैतिकता निर्माण के लिए भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभी विरोध हुआ है, जो जैसे भी घटना हुई है, आतंकवादी घटना हुई है, उस पर देश में दो तरीके के लोग उभर कर सामने आए। एक ऐसे हैं जो पाकिस्तान प्रेमी है, और एक ऐसे हैं जो पाकिस्तान विरोधी है। अब देखिए, किसी राष्ट्र से विरोध करना या ना विरोध करना वो अलग मुद्दा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम श्रीलंका से भी हमारे कंफ्लिक्ट चलते हैं, बांग्लादेश से भी चलते हैं, नेपाल से भी चलते हैं, अन्य राष्ट्रों के साथ चलते हैं, पर जैसा पाकिस्तान के साथ है, क्या वैसा हम श्रीलंका के साथ कर पाते हैं, बांग्लादेश के साथ विरोध कर पाते हैं हमारे राष्ट्र के लोग, जैसे हम नेपाल के साथ विरोध कर पाते? नहीं, बिल्कुल। अभी म्यांमार में हाल ही में विरोध हुआ, क्या हम वैसा किए? नहीं। पर पाकिस्तान के साथ ऐसा किए तो क्यों होता है? यह केवल जियो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट विरोध नहीं है कि हम तुम्हारा भूमि ले रहे हैं, हम तुम्हारा भूमि छीन लेंगे। ये जियो पॉलिटिक्स नहीं, ये धार्मिक युद्ध के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुए हैं, यहाँ पर भारत में रह रहे काफिरों के लोगों को मारने के लिए यह कॉन्सेप्ट युद्ध कर रहा है वो लोग। तो हमारा जो स्वभाव के तौर पर हम इसका विरोध करते हैं, वो मुस्लिम वर्ग भी हो और अन्य भी वर्ग, हिंदू में अन्य भी वर्ग जो आते हैं, सभी लोग इसका विरोध इसलिए करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट चलते हैं। पर कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे अगर पैर के तले रोना चाहते हैं, तो कुछ हमारे देश के ही लोग उस झंडे को कबाड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में है। अरे तुम्हारा देश, तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे समाज से बड़ा तुम्हारा पड़ोसी नहीं हो, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हो सकता। मैं याद है आपको एक बार कॉन्सेप्ट दिया था, बताया था निर्भया केस कांड में, कि महिलाओं का बलात्कार क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतना केस हरासमेंट की चीजें उभर कर सामने आ गई। निर्भया के समय ऐसा कल्पना किया गया था, देश विरोध में इतनी कैंडल मार्च हुई, इतना सशक्त कानून बनाने का प्रयास किया गया, फिर भी महिलाओं का विभत्स घटना क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों पेटी में काट के डाल दिया जा रहा है? क्यों उनको जिंदा जला दिया जा रहा है? इस प्रकार के हजारों घटनाएं आपको देखने को मिली। कारण, उसका एकमात्र कारण उनके ही लोगों के द्वारा उनका विरोध नहीं करना। जो बलात्कारी हैं उनके लोग उनका विरोध नहीं कर, एक महिला के तौर पर उनकी माँ, एक साथी के तौर पर उसकी पत्नी, उसकी छोटी बहन के तौर पर, बड़ी बहन के तौर पर उसकी बहन। तो ध्यान रखिएगा कि महिला ही महिला का विरोध समर्थन नहीं कर पा रही, तो आप कैसे बलात्कार को कम कर पाइएगा? एग्जाम्पल के तौर पर केस स्टडी समझिएगा, केस स्टडी से सारी चीजें समझ में आ जाएगा। निर्भया कांड में निर्भया की माँ जो केस लड़ रही, उस पर एक बुद्धिजीवी ने क्या बोला कि बिना मतलब का केस को इतना रिवील कर रही है, इनको अब छोड़ देना चाहिए। तो मैंने सवाल उस समय ही दूसरे दिन किया था अपने डीएनए में, तो क्या जो महिला पत्रकार और महिला बुद्धिजीवी ये बात बोल रहे, जब उनका रेप होगा, जब उनकी बेटी, उनकी बहन का रेप होगा, तो क्या यही सवाल और जवाब दिया जाएगा? तो यहाँ पर मैं यही प्रश्न कर रहा हूँ, बुद्धिजीविता उन चीजों में नहीं दिखानी चाहिए जहां पर मानवीय स्वभाव आपके साथ जुड़ा होता है, नैतिक दायित्व जुड़ा होता है। आपको चुप रहना सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। आप नहीं कुछ बोल पाते हो, नहीं कुछ कर पाते हो, तो चुप रहो। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझना, ये इसलिए इतना फूहड़पन हो गया ना कि वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता में हम हर चीजें लांग दी है, हम छोटे छोटे ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये सब नैतिक मूल्यों के संदर्भ में बातें रखिएगा, प्रासंगिकता के संदर्भ में आप इस चीज को जरूर देखिएगा। चर्चा उसी के संदर्भ में जो मैं किया, अराउंड वही सब बातें जो यहाँ पर लिखी हुई है।
इन सब चीज़ों को ध्यान से अच्छे से देख कर फिर कल हम लोग मिलते हैं नए एडिटोरियल में, ऐसे में उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको कल से इस पर एक प्रश्न दिया जाएगा, इसका भी एडिटोरियल के प्रश्न का अभ्यास आप लोगों को करने की ज़रूरत होगी, ताकि हम और भी बेहतर चीज़ों को प्रोवाइड करा पाए आप लोगों के लिए। और आप लोग बैच को परचेज करके जो पेड ग्रुप है उसमें ज़रूर शामिल होइए, ताकि हमको अधिक लाभ मिल सके, और कुछ नहीं, अधिक लाभ मिलेगा तो आप अधिक चीज़ों को कवर कर पाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।